बंद हुए अमेरिकी बाजार, हालांकि निचले स्तरों से लौटी रिकवरी। चीन के खराब आंकड़ों ने बिगाड़ा मूड। एशिया में सुस्त शुरुआत, SGX निफ्टी लेकिन 0.25% ऊपर। दिग्गज IT कंपनी TCS के नतीजे मिले जुले। डॉलर आय से भारी निराशा, लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर। थोड़ी देर में आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। मुनाफा और डॉलर आय में करीब 2% की बढ़त संभव, मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने माना बढ़ते कंपटीशन का दबाव। पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने भारत में बिजनेस का आउटलुक घटाया। मांग में धीमापन का भी पड़ रहा है असर। 13 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। सब्जियां और दालें हुई सस्ती। आज आएंगे 12 बजे थोक महंगाई दर के आंकड़े। Normal growth momentum, 4 or 5 factors that I said. Second, GST, and third, the momentum on the technology-driven compliance, as it were, clearly will drive growth. 1 से 1.5 साल में दिखने लगेगा रिफॉर्म का असर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट केवी कामत ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 10% ग्रोथ हासिल करना मुश्किल नहीं। और 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। GST बिल इसी सत्र में पारित करवाएगी सरकार। कल की भारी कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों में है थोड़ी सुस्ती, थोड़ी राहत के संकेत। रिकवरी होगी, लेकिन कितनी और क्या वो होगी टिकाऊ, ये है बड़ा सवाल। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षिता सावंत। आज आपको कमाई के मौके बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे 2 एक्सपर्ट्स, powermywealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले, और साथ ही बात करेंगे ऑल्टमाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान से। लेकिन पहले आज जो संकेत मिल रहे हैं आज के ट्रेड के लिए, आपकी स्क्रीन पर आते हुए SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है, लेकिन याद रखिए कल डाउ जोन्स में 184 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि निचले लेवल से ये इंडेक्स रिकवर करने में कामयाब था और 45 अंकों की गिरावट पर ये जाकर टिका। चाइना से खराब डेटा साफ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका के रेट हाइक और साथ ही बढ़ते या फिर मजबूत होते डॉलर की चिंता जरूर है अनिल। लेकिन कल जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला भारतीय बाजारों में, और स्पेशली आज जो थोड़ी सी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है कल के मुकाबले, जो यूरोप में सेल ऑफ था, डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से पिट रहे थे, संकेत आपको क्या लग रहे हैं? ग्लोबल मार्केट कुछ सपोर्ट करेगा या फिर अभी भी वो अनिश्चितता है, डर है? ट्रेड तो हर्षिता ग्लोबल मार्केट्स पर ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल के सेल ऑफ की क्रेडिट भी ग्लोबल मार्केट्स को ही जाती है। ऐसे में डाउ में टिपिकल ट्रेड ये दिख रहा है कि एक दिन का बड़ा सेल ऑफ, दूसरे दिन निचले स्तरों से रिकवरी, तीसरे दिन फिर सेल ऑफ। तो थोड़ा भरोसा करना मुश्किल है, और खासतौर से हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तो बाजार में एक संकेत साफ है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सावधान रहें, थोड़े हल्के रहें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगली खबर जो बुरी हो सकती है वो कहां से आएगी। वो अमेरिका से आएगी, रशिया से आएगी या चीन से आएगी। और जब ये 3 बड़ी इकोनॉमी इस तरह से खबरें दे रही हूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान रहने में हर्ज नहीं है। ये जरूर है कि कई सारे स्टॉक्स के प्राइस देखकर लालच होता है कि इन्हें खरीदा जाए, इन्हीं लेवल पर खरीदना है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ग्लोबल रिस्क बढ़ती नजर आ रही है। और इसमें एक चीज जो पक्के होगी वो ये कि भारी उतार चढ़ाव। लेकिन इस उतार चढ़ाव में क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या आज एक पुल बैक देखने को मिलेगा कल की 400 पॉइंट के कट के बाद, या फिर यही रुझान रहेगा सेल ऑफ, अगर उछाल आता है तो ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली करें? पुल बैक देखने को मिलेगा। जी हाँ, रिकवरी होगी, पक्के तौर पर होगी, और रिकवरी नहीं टिकेगी ये भी लगभग तय है। सबसे पहले तो आज के लिए 8600 आपके लिए निर्णायक लेवल है। अगर आप 8600 के ऊपर है तो ही सोचिए कि आप थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्यों है वो मैं जब वायदा कारोबार के आंकड़े पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा 2 लेवल बेहद अहम है बाजार में ट्रेडर्स के लिए, 8500 और 8700। ये है 200 पॉइंट की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, और इस ट्रेडिंग रेंज में बाजार बेहद बड़े उतार चढ़ाव दिखाएगा 2 वजह से। एक तो ग्लोबल ट्रिगर्स पर नतीजे होंगे और लोकल ट्रिगर्स पर नतीजे होंगे, और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स। तो अब ऐसे में बाजार को जब आपको 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है तो ट्रेड करने का एक ही सही तरीका है, और वो है ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें। और ऐसे उतार चढ़ाव के भरे बाजार में ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना आसान नहीं होता। तो सिंपल है, बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करें। दूसरी बात यह कि एफआईएस की बिकवाली बढ़ी है, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी अनसर्टेन है, तो आपको थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है। लेवल्स आज आपको लिखने होंगे क्योंकि काफी सारे हैं और काफी
इंटरेस्टिंग अलग अलग है, अदरवाइज जनरली आपको बड़ी साफ सुथरी ट्रेडिंग रेंज मिल जाती है। तो पहली चीज तो है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि निफ्टी ऊपर खुलेगा, जैसा कि एसजेएफ निफ्टी बता रहा है, तो खुलने के बाद शायद पहले घंटे में और बढ़े, तब आपके लिए ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके हैं। कहां पर? 8650 वो लेवल होगा जिसके आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं। स्टिक स्टॉप लॉस 8700 का होगा। असली मजबूती तभी बाजार में अब फिर से दिखेगी जब आप 8700 के ऊपर बंद होते हुए नजर आए। ठीक है, नीचे 8575, 8550 ये लेवल है जहां पर आपको शॉर्ट कवर करना है। दूसरा तरीका निफ्टी को ट्रेड करने का यह है कि आप 8500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें 8550 के आसपास। 8500 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हम वायदा कारोबार के डेटा में डिस्कस करेंगे। ऊपरी स्तर पर 8625, 8650 पर आप प्रॉफिट बुक कर ले, ये दूसरा ट्रेड तेजी का हो सकता है। बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी ज्यादा है, तो 19,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी उछल कर आए वहां पर शॉर्ट कीजिए। 18,900 का आपका टारगेट होगा, 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और बैंक निफ्टी अगर खरीदना चाहें तो बेहद स्टिक स्टॉप लॉस कल के लोज के आसपास 18,800 का होगा। 19,100, 19,200 के टारगेट के लिए सेक्टर्स आज मैंने नहीं चुने, लेकिन ये संकेत साफ है कि मजबूत शुरुआत हुई, तो मजबूत शुरुआत होने के बाद कुछ और बढ़ेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी और उसके बाद बिकवाली आएगी। चलिए, तो एक पुल बैक की पूरी संभावना है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर दबाव के लिए आप तैयार रहिएगा, तो बिकवाली हर बाउंस पर करना ठीक रहेगा। ये स्ट्रैटेजी मार्केट के लिए। लेकिन टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, संदीप वाकले भी हमारे साथ है। संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? 8573 पर कल की समाप्ति, अगर पुल बैक आता है किन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। हल्की सी बाउंस जो अनिल जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं 20 से 40 पॉइंट के ऊपर बाउंस आएगी भी नहीं और सस्टेन भी नहीं होगी। तो 8600, 8620 ये मेरे अक्टूबर फ्यूचर्स की रेंज है, मैं वहां पर एकदम कंफर्टेबल रहूंगा बेचने के लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 8680 और मेरा टारगेट होगा 8500, 8480। 120 पॉइंट की डाउन साइड लगती है मुझे। बैंक निफ्टी 18,800 का रेंज मुझे लगता है और ऑन द डाउन साइड अपसाइड 19,200 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी प्रेशर और एक दायरे में कारोबार डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है और संदीप प्रेफर करेंगे वो बिकवाली की पोजीशन में रहना। लेकिन ये देखिए क्या फैक्टर्स हैं जो सेल साइड की पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। लगातार हमने देखा है एफआईआईज की ओर से बिकवाली के आंकड़े आते दिखाई दे रहे हैं और कल के भी नंबर्स कैश मार्केट में लगभग 900 करोड़ की सेल ऑफ है और वायदे में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पोजीशंस लगातार कटती हुई और शायद यही डर रिटेल निवेशकों को भी खा रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और कल वायदा कारोबार के आंकड़े थोड़े ज्यादा डराने वाले, क्योंकि आप देखें 2300 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईज ने बेचे हैं। अब उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह कि निफ्टी में काफी हद तक तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखी एफआईआईज की, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स भी बने, तो इसी वजह से बैंक निफ्टी आपको ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। अब एक बात यह हो सकती है कि चूंकि कल हमने कुछ अहम लेवल्स तोड़े, हो सकता है कुछ एफआईआईज के स्टॉप लॉसेस 8650 के आसपास होंगे, बाकी के 8600 के नीचे के होंगे हेज फंड से, तो अहम लेवल टूटने के बाद फिर वो इंतजार नहीं करते हैं, वो अपनी बिकवाली शुरू करते हैं, तो इस वजह से एक बड़ा आंकड़ा दिखा है। लेकिन कैश मार्केट का आंकड़ा तो फिर भी हमेशा आपको बिकवाली का नजर आ रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि जब तक आपके एफआईआईज के आंकड़ों में खरीदारी का रुझान न दिखे या फिर बिकवाली थमती हुई नजर न आए, तब तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है मामला कि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक पाए। तो इन आंकड़ों के दम पर एक संकेत साफ है कि बाजारों के लिए ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर रहेगा। दूसरी बात, एफआईआईज का देखिए, ऑप्शंस में 1138 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई और कई सारे ऐसे पुट ऑप्शंस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं हर्षदा। 7,900, 8,000, जो थोड़ा लोगों को चिंता में डालेंगे। 8,100, अब क्योंकि सपोज आप 8,500 के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे अब नेक्स्ट बड़ा लेवल क्या है, वो आपको 500 पॉइंट नीचे नजर आता है। तो लोग अभी से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने लग रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में ये कहूंगा, लेकिन नीचे के लेवल के पुट ऑप्शंस में एक्शन शुरू होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल एफआईआईज के आंकड़े बुरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और यही वजह मैं बार बार कह रहा हूं कि ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो प्रेशर के साइंस पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के मार्केट में फिर अगर पोजीशन लेनी है तो क्या लेनी है? संदीप वाकले हमारे साथ है, प्रकाश दीवान की भी मैं राय लूंगी, लेकिन एक स्टॉक मैं आपसे संदीप जानना चाहूंगी। आपने कहा लार्जली आप नेगेटिव है मार्केट पर, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स में भी सेल कॉल ही है? हर्षदा, ज्यादातर सेल कॉल है, मेरे 2 सेल है, 1 बाय है और मेरा टॉप कॉल होगा आइडिया, जिसमें मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। कल एसटीबीटी भी हमारा ये स्टॉक था, क्लियर कट। एक तो ये स्टॉक वीक है और ऐसे मार्केट में अगर थोड़ा सा बाउंस मिलता है, जो मुझे नहीं लगता है ज्यादा मिलेगा, मैं इसको 78.30 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 69।
तो क्लियरली यहाँ पर आइडिया पहली पिक, और कल भी एक STBT ही कॉल था, आज भी साइंस है कि कमजोरी की पोजीशंस यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अनिल, आपने कहा F&O मार्केट से जो साइंस दिख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, और वो शायद ट्रेडर्स को और भी घबराते हुए डराएंगे। क्या आपको लग रहा है वो कौन सा आपने पॉइंट पिक किया है लेवल जहां पर वो क्लियर कट कॉशन है, एक्सट्रीम नर्वसनेस दिखाई दे रही है? 2 पॉइंट सबसे ज्यादा हर्षदा जो सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला तो ये कि जो मैं कह रहा हूं कि 8,600 आपके लिए निर्णायक लेवल है आज, वो इसलिए कि कल देखिए 8,600 के कॉल्स में 16 लाख शेयर एक ही दिन में जुड़े हैं। तो कल सबसे ज्यादा अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर एक ही जगह पोजीशंस बनी है ऑप्शंस में, तो वो 8,600 की कॉल्स पे। अब जिन्होंने कॉल्स बेचे उन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई। तो आज मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि 8,600 के बहुत ऊपर बाजार टिकेंगे नहीं। 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट बढ़ना एक अलग बात हो सकती है। तो 8,600 8,625 वो रेंज होगी जहां पर मंदी करने वाले ट्रेडर्स फिर से शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर आपको मूड सुधारना है तो 8,600 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, ताकि कल जो कमजोर शॉर्ट्स बने हैं, नीचे के लेवल पर जो शॉर्ट्स बने वो कटते हुए नजर आए। तो सबसे पहला जरूरी 8,600 का लेवल है, और वो वहां पोजीशन ज्यादा बनी, इसलिए पहला वो नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा नेगेटिव फैक्टर क्या है, कल जिस तरह की तेज गिरावट हुई है, इतना हम तेजी से टूटे हैं, इतने नीचे जाकर बंद हुए, तो कायदे से पुट कॉल रेशियो को बहुत तेजी से नीचे आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो मुश्किल से 3-4 बेसिस पॉइंट गिरा है, 3 बेसिस पॉइंट 0.93 पर। तो कहीं भी अभी भी पुट कॉल रेशियो का ओवरसोल्ड होने के संकेत तो है ही नहीं, इनफैक्ट अभी भी बैलेंस है। इसका मतलब है कि लोगों ने तेजी की पोजीशन पूरी तरह से अभी तक नहीं छोड़ी है। तो इसका मतलब बाजार थोड़े से लॉन्ग साइड पर अभी भी हैवी है, और अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत की बात है। ट्रेडर्स जब हल्के होंगे तो ही बाजार चलेगा वापस से, वहीं पर आपको बॉटम बनते हुए दिखेगा। और शायद ये तब हो जब आप पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास 8,500 की निफ्टी पर देखें, तो वो एक लेवल होगा जहां पर अच्छे से शॉर्ट कवर करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। तो अभी भी बाजार हल्के नहीं हुए, ये दूसरा नेगेटिव संकेत है। तीसरा नेगेटिव संकेत कल जो दिख रहा है, निफ्टी में 14 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, लॉन्ग पोजीशन कम हुई, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बने 2.5 लाख शेयर से ज्यादा, वहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और दोनों ही जगह प्रीमियम बड़ी तेजी से घटती हुई दिखी है। निफ्टी में महज 7 पॉइंट की प्रीमियम है, बैंक निफ्टी में मुश्किल से 50 पॉइंट की प्रीमियम है। इसका मतलब साफ है कि मंदी की पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है और तेजी की पोजीशंस पूरी तरह से छूटी नहीं है। तो ये कुछ संकेत ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि बाजार में वायदा कारोबार में ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहना है। सिर्फ एक संकेत बहुत साफ है, और वो ये कि अगर आप मंदी की पोजीशन में, तो पहला अहम सपोर्ट लेवल आपके लिए 8,500 है, और वहां पर आए तो आप तेजी करें ना करें, कम से कम मंदी की पोजीशन को एक बार काट लें और इंतजार करें पुल बैक का, और उसके बाद फिर से फ्रेश शॉर्ट करें। तो शॉर्ट करने के मौके मिलेंगे, अपने लेवल से शॉर्ट करें, जल्दबाजी न करें। ओके, तो थोड़ा बहुत संयम बरतें, जल्दबाजी में शॉर्ट पोजीशंस ना लें तो बेस्ट है। लेकिन ये मार्केट है जहां पर ऊपरी लेवल्स पर दबाव जरूर देखने को मिलेगा। 8,586 ये है फिलहाल SGX निफ्टी की तस्वीर, 10 पॉइंट ऊपर इस समय। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर है, फंडामेंटली जानकार कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनी आज फोकस में रहेगी, इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही TCS पर क्या रहेगा बाजार का रिएक्शन, ये भी बताएंगे, और निफ्टी की 5 बड़े जानकारों की राय भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ये सब ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब फोकस करते हैं देश की दिग्गज IT कंपनी TCS पर, जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। और आप कह सकते हैं निराशा हाथ लगी जरूर है, भले ही मुनाफा 4.25% बढ़ा है, मार्जिन्स भी बेहतर रहे हैं, लेकिन एक जो चीज जो बाजार को डराएगी वो है कंपनी की डॉलर आय। यहां पर हमने देखा है काफी निराशा देखने को मिली है, करीब $4,374 मिलियन पर एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया, जो हमारी उम्मीद से बेहद खराब है। इनफैक्ट नतीजों के बाद TCS के MD और CEO N चंद्रशेखर ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में यह भी कहा कि मार्जिन ग्रोथ अच्छी जरूर है, लेकिन BFSI और रिटेल सेक्टर में सुस्ती का असर नतीजों पर देखने को मिला है। BFSI sector is facing some softness, and it played out as we had anticipated. So we grew 1.2% in BFSI. But there are two other things that happened. We had a very surprise postponement of deals in India to the extent of about 180 crores. The good news is that it's not gone away. It will come, and it will come in Q3. And with regard to retail, we saw some softness. Again, it's spread across multiple situations.
तो BFSI में सुस्ती, रिटेल सेक्टर में प्रेशर और मैनेजमेंट ने यह भी कहा था कि जो ऑर्डर्स हैं उनमें भी कुछ धीमापन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकाश दीवान हमारे साथ है। प्रकाश, डॉलर रेवेन्यू से कितना बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि बाजार तो उम्मीद कर रहा था 1.8 to 2% का आंकड़ा, सिर्फ 0.3% की ग्रोथ एक मेजर शॉक रहेगा। तो देखिए अर्चना, उम्मीद तो थी कि कहीं ना कहीं ढीला कारोबार रहेगा BFSI में, लेकिन आगे चल के ये और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने भी कहा, जो सॉफ्ट जो इन्होंने वर्ड यूज किया है, ये नॉर्मली काफी बैलेंस्ड इनका हमेशा वो रहता है बयान ऑन द बिजनेस आगे चल के। बट ब्रेक्सिट को लेके जो नेगेटिविटी आएगी वो तो अगले साल आनी है, अगले 2-3 क्वार्टर में आनी है। और जो मुझे जो चिंता सबसे ज्यादा लग रही है कि जिस टाइप के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, अब जो नेक्स्ट बबल है, जैसे हमने 2008 में CDS का देखा था बबल, अब जो बबल है वो बॉन्ड्स का होते जा रहा है, जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स वाले हैं। तो अगर कुछ होता है तो पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स, इन दैट ऑर्डर सबसे ज्यादा असर इनको पड़ेगा। तो अगर वो होता है तो BFSI तो आपका वर्चुअली अटक ही जाता है कामकाज, और इनका काफी कारोबार वहां से आता है। तो रिटेल नहीं पिकअप हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वो रहेगा। मायूसी इस बात की और भी है आगे चल के कि TCS में हेडविंड्स, यानी क्रॉस करेंसी हेडविंड्स जिसको कहते हैं, वो भी आगे जाके थोड़ी सी और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो अगर गिरता है तभी इसमें कोई बाइंग आएगी, नहीं तो इसके लेने के लिए। और आज इन्फोसिस के नंबर जो उम्मीद है अच्छे आने की, उस लिहाज से TCS में थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक साइड में रह जाएगा। TCS कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा और हो सकता है 4-5% गिरावट भी आ जाए इसमें दिन के दरमियान। मुझे लगता है गैप से ही खुलेगा, क्योंकि एक रीजन सिंपल है। देखिए, मार्जिन्स देख के कोई मतलब नहीं। लोग जो अगर ये सोचते हैं कि अच्छे मार्जिन्स हो जैसे स्टॉक संभल जाए, अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू नहीं है तो फिर आप कैसे ग्रो करेंगे। मार्जिन वन ऑफ हो सकता है क्वार्टर में, जबकि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक ट्रेंड होता है। और दूसरी बात है कि जब आप गाइडेंस नहीं देते तो आपको मैनेजमेंट को देखकर, सुनकर, समझकर अंदाजा लगाना होता है। सबसे ज्यादा कम उम्मीदें इस क्वार्टर से थी, जबकि सबसे मजबूत क्वार्टर होता है। उसके बावजूद अगर TCS ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो मुझे लगता है बड़ी दिक्कत की बात है ये TCS के लिए। तो आज देखते हैं, शायद 4-5% अगर कमजोर हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बचा सकता है तो वो होगा इन्फोसिस। पूरी संभावना है बाजार खुलने के पहले ही नतीजे आ जाए। बता दूं इन्फोसिस में एक खास बात आपको, और वो ये कि कल देर रात इन्फोसिस का ADR लगभग 4.5%, 4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। एक महीने के सबसे ज्यादा वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े बुलिश हैं इन्फोसिस पर नतीजे के पहले। कैसे आएंगे नतीजे बताने वाले हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। और कल आए देर शाम TCS के नतीजे, लेकिन नतीजों के बाद FI ब्रोकरेज हाउस का क्या मूड बन रहा है TCS पर, ये जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नीति, बताएं कैसे आई है रिपोर्ट। मिक्स व्यूज है अनिल जी, जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो मैं देख रही हूँ डाउनग्रेड के ही कॉल्स दे रहे हैं। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग से इसको घटा के न्यूट्रल का कॉल कर दिया है। 451 तक का लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 2847 का लक्ष्य था, अब इसे सीधे घटा करके 2396 का कर रहे हैं। अपने जो टारगेट मल्टीपल्स हैं वो 18 टाइम्स से घटा के 16 टाइम्स कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने भी 75 रुपए घटाया है, अब इसे घटा के 2375 का कर रहे हैं। और EPS अनुमान FI 18-19 के 2 से 3% घटा रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा बेयरिश कॉल मॉर्गन स्टैनली का मैं देख रही हूँ। इक्वल वेट का स्टैंड है, 2235 का लक्ष्य दे रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के फोरकास्ट इन्होंने 1 से 4% घटा दिए हैं FI 17-19 के। हालांकि मार्जिन के एक्सपेक्टेशंस थोड़े से रेज कर रहे हैं, 25.8% का इनको अनुमान है, मगर टारगेट प्राइस 4% का एक डाउन साइड दिखा रहा है। न्यूट्रल का कॉल दे रहा है JP मॉर्गन, टारगेट प्राइस इन्होंने भी 100 रुपए घटा दिया है, अब इसे घटा के 2450 का कर दिया है। CLSA मगर ये कह रहा है कि ग्रोथ रिबाउंड कर सकती है डबल डिजिट्स में। FI 18 के दौरान 10% की इनको अनुमान है। किसी भी तरह की गिरावट में ये निवेश करने का मौका ढूंढेंगे। 2850 का इनका लक्ष्य है, निवेश करके चलिए 22% का एक अपसाइड देख रहे हैं। डॉइचे बैंक हालांकि अपना टारगेट प्राइस घटा रहे हैं 100 रुपए के आसपास, 2900 का कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी बाई का कॉल दे रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 7.1% रहने का अनुमान है, 25% ऊपर का इनका लक्ष्य है। 2900 तक के आपको निवेश करने के लिए डॉइचे बैंक सलाह दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग, मॉर्गन कह रहा है 2235 और डॉइचे बैंक कह रहा है 2900 और CLSA 2850। तो 2850 2900 ऊपर के लक्ष्य कब आएंगे पता नहीं। 2235 संभावना ज्यादा दिखती, शायद 400 वागले साहब बता दें। सर पहले कौन सा आने वाला है?
आएगा तो 2235 से आएगा। अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर 2280 ब्रेक करता है तो ये 2235 पे भी रुकने वाला नहीं है। 2280 मतलब कितना हुआ? यहाँ से 50 रुपए नीचे, यहाँ से हाँ लगभग 50 तो आज हो जाएगा, 2% ही हुआ ना। और आज अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ये 2100 के भी नीचे जाएगा। 2050 मेरा इसका। इसके नीचे क्लोज होना है 2280 के नीचे, 2280 के नीचे आज क्लोज होता है तो ये वहां से भी 5 से 7% डाउन, यही मुंह में जाना। तो ठीक है, मॉर्गन का टारगेट आज हासिल होगा 2235 और वागले साहब का टारगेट है 2100 रुपए का, उससे भी नीचे उसके बाद कुछ दिनों में हासिल। इनफैक्ट सिटी का टारगेट 2155 है, तो सिटी अच्छा सिटी ने और नीचे का दिया, तो भाई सिटी का टारगेट भी हासिल होगा हर्षदा कह रही। तो ये टारगेट से नीचे के टारगेट्स आज टीसीएस में देखते हैं कितना गिरता है। 2280 पर नजर रखिए, उसके नीचे काफी खराब हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए टॉप 5 स्टॉक्स। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब वक्त हो रहा है टॉप 5 शेयर जानने का, जिनमें आज खबरों का एक्शन जरूर रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, और इसके लिए नेगेटिव खबरें नेगेटिव आ रही है इनके पेरेंट कंपनी यूनिलीवर की तरफ से। कल यूनिलीवर ने कमजोर नतीजे पेश किए और नतीजे के बाद इनके सीईओ ने जो कमेंट्री दी, एनालिस्ट लोगों से बातचीत की, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के कारोबार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जताई। उनका ये कहना है कि वहां पर नतीजे थोड़े खराब हो सकते हैं, मांग में कमी दिख रही है। अब ये थोड़ा समझना मुश्किल काम है क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से यहाँ तो वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जब पेरेंट कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत की बात है, तो फिर स्टॉक पर कल थोड़ा दबाव दिखा था। कल बाजार के दौरान ये खबरें चल भी रही थी, स्टॉक गिरा भी, लेकिन देखते आज क्या प्रदर्शन होता है। इसके अलावा फोकस में रहेंगी तमाम एविएशन कंपनियां, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो, क्योंकि कच्चे तेल में तेजी के चलते अब पूरी संभावना है कि एटीएफ जो सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है इन एविएशन कंपनियों का, वो दाम बढ़ सकते हैं और इसकी समीक्षा होने वाली है। याद रखिए, कच्चे तेल में करीब 11% का उछाल आता हुआ दिखाई दिया है, तो ऐसे में एटीएफ के भी दाम बढ़ेंगे, यानी कि इन कंपनियों पर आगे प्रेशर की संभावना है। हर्षदा, फिर तो एविएशन के साथ साथ ओएमसी पर भी नजर रखनी चाहिए। रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है, क्रूड के दाम बढ़े, तो हालांकि अब इन्हें नुकसान नहीं होता, मार्केट प्राइस पर आ चुके हैं, लेकिन नजर वहां भी रखिएगा। नजर रखिएगा शेयर शिपिंग पर। एक खबर ये आ रही कि शेयर शिपिंग एसआरएस फ्रेट मैनेजमेंट में जो इनके पास हिस्सेदारी है वो बेचेगी। एक और शिपिंग कंपनी रेडार पर रहेगी और ये है मर्केटर लाइन्स। याद रखिए, मर्केटर में सिंगापुर की सरकार यानी कि जीआईसी ने करीब 74 लाख शेयर खरीदे हैं और एक अच्छा क्वांटम जाता हुआ दिखाई दिया है उस फॉरेन एंटिटी को। स्टॉक कल भी करीब 2% ऊपर था। गैलेंट इस्पात, इस कंपनी के नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। थोड़ा पढ़ना समझना मुश्किल काम है क्योंकि मुनाफा तो दिख रहा है 43% ऊपर, इनकम दिख रही है 24% नीचे, एबिटा दिख रहा है 7.5% ऊपर, मार्जिन 16%, 16.5% है 1-2% से, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम उबेश ये कह सकते हैं कि नतीजे पॉजिटिव साइड पर थोड़े ज्यादा नजर आ रहे। छोटी कंपनी, इसके नतीजे आए। तो ये तो हुई नतीजों की बात और उन स्टॉक्स की बात जहां पर बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन एक्शन आज सबसे ज्यादा जिसका इंतजार है हर्षदा, वो इन्फोसिस है। जी हाँ, और स्पेशली कल बहुत ही निराशाजनक टीसीएस के परफॉर्मेंस के बाद अब देखना होगा कि इन्फोसिस कितना मूड सुधार पाता है, क्योंकि हमारा अनुमान तो यही है कि डॉलर रेवेन्यू 2% से ज्यादा रहेगी। 2.25% के आसपास का डॉलर रेवेन्यू का जो आंकड़ा है 2.3%। और एक्चुअली इस बार आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा अगर लोगों को कहीं नजर रखनी चाहिए तो उसे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर रखनी चाहिए, जहां से टीसीएस में बड़ी निराशा मिली है। मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं, अब इन्फोसिस आगे गाइडेंस क्या देगा, बदलेगा नहीं बदलेगा वो हमें नहीं पता, पहली फ्लैश में आपको नतीजे दिखेंगे। और अगर इन्फोसिस के नतीजों में आपको 3% का ऊपर का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दिखे तो स्टॉक खरीद लीजिए, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। भले ही स्टॉक कल 2% बढ़कर बंद हुआ हो, भले ही कल स्टॉक 4.5-5% एडीआर पर बंद हुआ, और जो मैं कह भी रहा था कि एडीआर में 1 करोड़ शेयरों का कल कारोबार एक महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि एक जो फिर से शिफ्ट होना है, टीसीएस बेचो इन्फोसिस खरीदो, वो हो सकता है। अगर ऐसे नंबर आते हैं तो संभावना पूरी है कि इन्फोसिस निराश ना करे, नंबर्स अच्छे दें। कल का बाजार का मूव भी वही बता रहा था, और अगर बाजार खुलने के पहले ही नतीजे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जरूर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। डॉलर रेवेन्यू के अलावा प्रकाश, गाइडेंस में क्योंकि पिछले क्वार्टर वैसे भी वो गाइडेंस कम किया गया था, क्या आपको लग रहा है किसी तरह की रिवीजन की उम्मीद करनी चाहिए, या फिर अगर वो रेंज भी मेंटेन करते हैं वो काफी रहेगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता रेंज मैनेज होगी। जो 10 से 12.5 की पहले जो बताई थी, वो आप याद रखिए, वो करीब 13 से 14, 14.5 वाली उसमें से घटाई है, और ये अब सिंगल डिजिट में आने का अनुमान है। पर जो अनिल जी ने कहा कि अगर एबिटा लेवल पे मार्जिन इनके अगर जो पिछली बार 24% के आसपास 24.25 थे, अगर वो 25 की तरफ जाते हैं या 24.70 या 24.75 आते हैं, दैट इज अ डिसेंट इंप्रूवमेंट कि भाई मार्जिन ग्रोथ इन्होंने भी किया है, सिर्फ टीसीएस का वो नहीं है। और दूसरा जो 3-3.5% अगर डॉलर आय बढ़ जाती है, तो आप समझिए कि अगले 2 क्वार्टर ये कंटिन्यूड रह सकता है, क्योंकि ये क्वार्टर कोई बहुत खास ऐसे भी होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से 16 रुपए का ईपीएस, 3.5% की डॉलर आय में बढ़ोतरी, ये 2-3 चीजें जो है अगर आई, तो जैसे आपने कहा, ये रीरेट हो गया वापस स्टॉक अपनी जो इसका जो 52 वीक लो की तरफ झुकाव था, वो एक बॉटमिंग आउट वाला जो माहौल है बनता शुरू हो जाए। ऐसे पिछले इस पूरे साल में अगर आप देखें तो एकमात्र स्टॉक आईटी स्पेस में इन्फोसिस ही है जो साल भर में लगभग 10% ऊपर है। टीसीएस 3% नीचे, ईयर टू डेट रिटर्न जो है 24.1%, ये थे पिछले क्वार्टर के मार्जिन। करेक्ट। ओके, और उम्मीद इस बार 24.4% की है, तो 25% के आसपास मार्जिन आ जाए, 3% प्लस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आ जाए, तो फिर टीसीएस कमाल दिखाएगा। कमाल दिखाएगा तो कितना? वागले साहब 1100 के पार निकलेगा, क्योंकि अगर मैं ये $16.5 के आसपास जो है, इससे कैलकुलेट करके देखूं एडीआर की प्राइस, तो ये भाव होता है हिंदुस्तान के मार्केट में 1100 रुपए के आसपास का। 1100 और कल हम बंद हुए 1000 रुपए, यानी कि 5% नीचे है एडीआर से। कितना बढ़ सकता है? 1160 से 1180, अगर ये 1060 से 1000 नहीं टारगेट की बात 1160। हाँ, अगर 1070 से निकल जाता है इन्फोसिस। ओके। पिछले रिजल्ट जब आए थे 15 जुलाई को, तो एक ही दिन में ये लगभग 1190 से लेकर 1072 तक गिरा था, 120-130 रुपए। ओके। तो अगर वो पॉजिटिविटी जब आएगी तब वो 1070 के आसपास ट्रेड करने लगेगा। ठीक है। और ऐसे दिन पे सीमित दायरे में मूव नहीं होती, बड़ी मूव होती है। तो अगर 1070 के आसपास टिके रहेगा तो सीधे 100 रुपए वहां से ऊपर, जो बड़ी बात नहीं है, 2% ही तो ऊपर है। अगर रिजल्ट मार्केट के खुलने के पहले नहीं भी आए, तब भी 1070 के तो ऊपर खुल जाएगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से वहां पर लेना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो एक ऑप्टिमम बाय इन्फोसिस, लेकिन एक ऑप्टिमम सेल टीसीएस रहेगा। इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों ही दिग्गज काउंटर्स पर आज का ट्रेड। लेकिन एचयूएल जो मैनेजमेंट और ये पेरेंट कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है कि इंडिया बिजनेस पर प्रेशर, स्पेशली जो मैं पूरा बयान पढ़ रही थी, उन्होंने स्किन सेगमेंट पर फोकस किया है। कितना बड़ा यहाँ पर रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है स्किन का, प्रकाश, कोई अंदाजा? और क्या वाकई में एक वरी फैक्टर रहेगा एचयूएल के लिए? उन्होंने जो बयान दिया है वो एशिया, अफ्रीका और सबको मिला जुला उसमें है, और इंडिया एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, इसलिए अनुमान ये लग रहा है कि यहां भी वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसकी स्टोरी खत्म होती हुई दिख रही है। बट ये याद रखिए कि ये क्वार्टर ऐसे भी काफी लीन रहता है, इसमें कोई इस टाइप का, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में फेयरनेस क्रीम और स्किन लोशन कम बिकते हैं और मस्कीटो रेपेलेंट ज्यादा बिकते हैं। तो उसकी वजह से आपको गोदरेज को फायदा होगा, एचयूएल को नहीं होगा। लेकिन अगले जो 2 सीजन आ रहे हैं, ये इनके पीक क्वार्टर्स होते हैं। विंटर इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और एचयूएल की जो 6% वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी, तब मायूसी लग रही थी, क्योंकि डबल डिजिट में भी देखी आदत पड़ी हुई थी। उसकी आज अनुमान लग रहा है कि 1.5-2% वॉल्यूम ग्रोथ हो जाएगी, विच आई थिंक इज स्लाइटली ओवरडन। तो स्किन सेगमेंट तो प्रीमियम साइड में है, बट इनकी जो जनता सेगमेंट है उसमें अभी भी सेल मुझे नहीं लगता कोई गिरावट खास आएगी। आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। इतना नेगेटिव वो नहीं होना चाहिए। हर्षा जी, ये आपने पॉइंट बताया, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गाइडेंस में कमी की बात करें ना, सिर्फ स्किन केयर में लोग ये समझ रहे गाइडेंस पूरी कंपनी ओवरऑल, वैसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है, और प्रीमियम सेगमेंट है अनिल जी, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना वॉल्यूम। ऐसे में अगर स्टॉक ये खबर सुनकर देखकर लोग बेच दे, 850 आ जाए कल के लो के आसपास, मुझे लगता है जहां खुलेगा वहां वो बॉटम बना देगा। वागिल साहब है ना, 40 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 840, तो 850 में खरीदिए, 840 का स्टॉप लॉस, 5 रुपए नीचे, उससे 5 रुपए नीचे। चलिए, तो थोड़ा 5 रुपए नीचे खरीदिएगा, फिर 840। लेकिन अपसाइड 880 के ऊपर नहीं है, एक सीमित दायरे में है। 880 भी 20 रुपए होते हैं, क्या दिक्कत है?
बिल्कुल। तो चलिए लीवर के इस जो अभी वार्निंग समझ लो रेवेन्यू की ग्रोथ की या और एक्चुअली मुश्किल से उन्होंने 2 लाइन बोली है हिंदुस्तान के कारोबार के लिए, मतलब वो पूरी कॉन कॉल में एनालिस्ट कॉन कॉल में 2 लाइन बोल दिया। हाँ हिंदुस्तान में थोड़ी दिक्कत है, चलते फिरते बोल देते ना हम लोग की थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसा हाल है। उन्होंने सारे एरिया के रीजन के बारे में कहा दिक्कत है, इंडिया में भी थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ की प्रॉब्लम है, ये बोला है। ये नहीं कि पर्टिकुलरली इंडिया का जिक्र नेगेटिवली किया गया। परफेक्ट। चलिए तो ये हो गई बात लीवर की भी। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से अब मयूरेश जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और मयूरेश से भी बातचीत करते हैं। मयूरेश पहले तो ये बताएं कि क्या इस बाजार में आप खरीदारी करने का मतलब मौका देख रहे हैं या फिर लोगों को कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए, आराम करिए, क्या राय है आपकी? मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक क्लियरली हमारे हिसाब से आई थिंक लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी काफी कंपेलिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और अर्निंग्स की जो ग्रोथ हम देखेंगे FY17 FY18 ऑनवर्ड्स आई थिंक काफी स्टुपेंडस रह सकती है। FY17 में शायद 12-13% रह सकती है, बट FY18 में बिकॉज ऑफ अ लो बेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द कॉर्पोरेट एनवायरमेंट अर्निंग्स ग्रोथ 14-15% के ऊपर जा सकती है। जो नियर टर्म मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हम फेस कर रहे हैं एंड जो ट्रिगर पॉइंट्स मार्केट ढूंढ रहा है, शायद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो या I think to a large extent Fed rate hike जो expected है December में, I think that are largely getting gestated into by the markets. तो मेरे हिसाब से I think domestically there is nothing to worry about. I think earnings recovery track पे है। केपेक्स साइकिल प्राइवेट साइड पे I think थोड़ा डिले हो रहा है और शायद और 2-3 क्वार्टर लगे, बट लार्जली मुझे लगता है I think ये ग्लोबल फैक्टर्स वंस इट्स टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंडियन मार्केट्स आर इन द स्वीट स्पॉट। तो मेरी राय यही रहेगी, क्वालिटेटिव स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स डिक्लाइंस पे अगर मिलते हैं तो एक स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखे, आई थिंक आई रिमेन पॉजिटिव ऑन इंडियन मार्केट्स। ओके, ये है राय मयूरेश की। खरीदारी के मौके ढूंढे, बाजार में जब भी कमजोरी होती दिखे, हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं, जो दिक्कत है दुनिया भर के बाजारों में वो जब खत्म होगी हम तेजी से भागेंगे, लेकिन कितना भागेंगे और कहां करनी है खरीदारी, ये बड़ा सवाल है। और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 दिग्गज एक्सपर्ट और शामिल होने वाले हैं। दिल्ली से जुड़ेंगे आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और साथ ही सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट आशीष चतुर्मुता हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब आपके सामने हाजिर करते हैं 2 और जानकार जो आपको बताएंगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और फोकस स्टॉक्स पर ही रखते हैं। स्पीच देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो 19 पॉइंट ऊपर था कार्यक्रम की शुरुआत में, पिछले 40 मिनटों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है, अब सिर्फ 9 पॉइंट ऊपर है। हमारे साथ हमारे 2 जानकार आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और साथ ही आशीष चतुर्मोता जो आपको बताएंगे वायदे बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। मूड तो थोड़े बहुत नर्वस है ही, लेकिन राकेश इस बाजार में अगर स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, आप क्या चुन रहे हैं आज के ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरा ऐसा मानना है अगर आज के लिए फोकस कर रहे हैं तो उछाल को यूज करना चाहिए बिकवाली करने के लिए। सबसे पहले तो येस बैंक के फ्यूचर को बेचना चाहिए, जहां पर कल एक 4 दिन की ट्रेडिंग रेंज से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बैंकिंग के अंदर भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। येस बैंक के फ्यूचर को बेचे हैं उछाल पर 1301.50 के स्टॉप लॉस के साथ 1180 से 1190 के लक्ष्य के लिए। दूसरा बीएचईएल के फ्यूचर को बेचने की राय रहेगी। पुल बैक पर 137-38 के अगर भाव मिलते हैं फ्यूचर के अंदर तो 141 का स्टॉप लॉस लगाएं। 118 से 122 रुपए के लक्ष्य के लिए बीएचईएल के फ्यूचर को बेचने की राय रहेगी। बेचे यस बैंक हाई बीटा निफ्टी का, और भेल एक तरह से पीएसयू स्टॉक्स में हाई बीटा कह सकते हैं, जो पहले गिरता है पहले बढ़ता है। तो ये 2 बेचने की राय है राकेश की तरफ से। आशीष, पहले आप निफ्टी और बैंक निफ्टी बताइए। निफ्टी आपको लगता है 8,500 नहीं तोड़ेगा, ऐसा लगता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मुझे लगता है कि तोड़ने के काफी स्ट्रांग चांसेस है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 48 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में पुट में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप सीरीज की स्टार्ट भी अगर से आपको ध्यान होगी तो करीब 30% का ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आई थी एफआईआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो क्लियरली उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन सीरीज की स्टार्ट में ही काटना शुरू कर दी थी और पुट्स का एक्यूमुलेशन कंटिन्यूस बेसिस पे अक्टूबर सीरीज से देखने को मिला और कल हमने देखा हेवीली उन्होंने अपने पुट्स के अंदर में एडिशन बना लिया है। तो मेरा ये मानना है कि शायद एक
पुल बैक देखने को मिले जिसके अंदर 86, 40, 50 भी देखने को मिल सकता है, बट इवेंचुअली बाजार जो है वो कहीं ना कहीं 8500 के लेवल्स को ब्रीच करेगा और जैसे ये ब्रीच होगा मेरा ये मानना उस समय कम से कम 200 से 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इवेंचुअली 8200 के लेवल्स हमें निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि एक पुल बैक शायद थोड़ा वेट करिए या फिर थोड़ा पुल बैक पे बेचिए अराउंड 86, 20, 30 पे, या क्लियरली 8500 के ब्रीच होने पे आप शॉर्ट कीजिए, तब स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा, 85, 80 का एक स्टॉप रख के उस समय शॉर्ट बनाया जा सकता है। डाउन साइड 8400 शॉर्ट टर्म टारगेट और थोड़ा पोजिशनल टारगेट 8200 का। ये लेवल आपके फ्यूचर के कैश के? फ्यूचर के लेवल, वैसे भी फ्यूचर और कैश में सिर्फ 7 पॉइंट्स का भी एक डिफरेंस है। आज बढ़ेगा ना थोड़ा प्रीमियम, देखिए बढ़ भी जाए तो बट ये लेवल हमने फ्यूचर के लेवल्स दी। लेकिन अगर स्टॉक्स की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं आपके रेडार पर है और यहाँ पर कितनी और अग्रेसिव कट्स आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कल भी एक मेरे ख्याल में दिन के निचले लेवल्स पर जाकर टिका है। आशीष बिल्कुल, देखिए हर्षिता, इसमें ये स्टॉक अपने 4 महीने के लो के आसपास खड़ा है और क्लियरली इस स्टॉक ने कहीं भी रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लगता है जब भी वीकनेस आएगी शॉर्ट सबसे पहले इस स्टॉक के अंदर में एग्रेसिव होंगे और एक अच्छी खासी गिरावट करीब 7-8% की गिरावट करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है 220 तक के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। 249, 250 के लेवल्स का एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस आईसीआईसीआई बैंक में बनाई जा सकती है। क्या कुछ खरीदारी का मौका दिख रहा है लेकिन आपको स्टॉक्स में? देखिए मेरा मानना है क्रूड के अंदर में एक अच्छी तेजी आ सकती है। $50 के ऊपर एक सस्टेन्ड मूव क्रूड में हो सकता है जो करीब करीब 10-12% की अपसाइड दिखा सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है ओएनजीसी एक क्लियरली एक लॉन्ग बेट है। 263, 64 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 292 से 295 के टारगेट्स ओएनजीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कितना ऊपर बोल रहे हैं आप? देखिए मेरा तो मानना है $57, $58 तक क्रूड देखने को मिल सकता है। वागले साहब, आप चार्ट देखते हैं क्या क्रूड के? नहीं देखते हैं। ओके, क्रूड प्रकाश लगता है क्रूड हो जाएगा 57-58? इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखिए क्रूड में प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो सप्लाई साइड जो मैनेज करने की बात हो रही है वो ठीक है, बट जो कंजम्पशन साइड है वो रेडिकली चेंज हो रही है। आज कुछ सालों में तो क्रूड की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर के इतने दूसरे विकल्प आते जा रहे हैं, तो क्रूड विल लूज दैट सिग्निफिकेंस। बट हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रहेगी, खास करके रशिया और बाकी के ओपेक कंट्री जो प्रोडक्शन बढ़ा के जो पैसा मिल रहा है वो लेने के बटोरने के चक्कर में है, तो उस वजह से सप्लाई हमेशा ज्यादा ही रहती है। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा स्पाइक इसमें आएगा। ठीक बात है। तो चलिए, एक बात तो साफ दिख रही, मंदी करनी है तो वो एक ही जगह है और वो है प्राइवेट बैंक, क्योंकि हमारे 2 एक्सपर्ट आशीष और वागले साहब दोनों ने कहा ऐसे बैंक बेचिए और राकेश बंसल ने कहा यस बैंक बेचिए। तो ये है टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे इंफोसिस के रिजल्ट आ जाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है, तो वो स्टॉक्स चुनेंगे, एक्शन बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, प्रकाश दीवान, आशीष चतुर्वेदी, राकेश बंसल और मयूरेश जोशी, सारे हमारे साथ हैं आपकी मदद करने के लिए उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। मार्केटर लाइन, इस स्टॉक में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। प्रकाश, हो क्या रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर खरीदे जा रही है। जीआईसी जो इनकी इन्वेस्टमेंट आम है, कल फिर देखिए एफआई विंडो में बड़े ब्लॉक्स हुए, 73 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, वहां खरीदारी हुई। क्या करना चाहिए? इनफैक्ट टोटल 1 करोड़ शेयर खरीदे गए। जी नहीं, ये काफी समय से इसमें एक बिल्डअप दिख रहा है। स्टॉक की री रेटिंग इसलिए हो रही है कि अब ये जैसे आपके फ्लाइट्स में रहता है रीजनल कनेक्टिविटी एक छोटी चीज रहती है, मेन आर्टीरियल रूट्स अलग रहते हैं, वैसे ही शिपिंग में भी सिंगापुर इज अ वेरी बिग हब। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट का जो बिजनेस है उसको कैप्चर करने के लिए ये कंपनी ने शुरुआत की थी कुछ समय पहले। अब उसको बढ़ावा देने के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गए, क्योंकि एक री रेटिंग होगी। पहले ये जिस सेक्टर में थे वो सेक्टर में तो कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही, पर ये कैप्टिव मार्केट इनके लिए जो बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है वहां पे अच्छा खासा इसका एक पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी बनती हुई है। बट शिपिंग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है, इसलिए निवेशकों को यही बोलना चाहूंगा कि सिंगापुर गवर्नमेंट 5 साल भी वेट कर सकती है, आप कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने के बाद लगाइएगा। तो ये मत सोचिए कि उन्होंने किया तो हमारे लिए भी उतना ही फायदेरूप हो जाएगा। तो चार्ट्स पर बताइए ट्रेडर्स के लिए राकेश, 48.10 पर कल की समाप्ति, यहां से आगे कितनी और बढ़त आने की संभावना है? 2% तो कल भागा है ये। हर्षिता, अगर आप टेक्निकली देखें तो स्टॉक एक परफेक्ट री रेटिंग कैंडिडेट है। टेक्निकली ये स्टॉक इतना दम रखता है कि गिरते बाजार में बढ़ने का पोटेंशियल है।
नीचे में 44-45 एक अच्छा बेस है और मुझे लगता है ऊपर में 67-68 रुपीज के टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करके एक पोजिशनल कॉल मेरे को लगता है लेना चाहिए। दूसरा अर्शिता, अगर आप देखें जब से मार्केटर ने अपनी लॉस मेकिंग यूनिट सिंगापुर की सब्सिडरी को बेचा है तब से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इसमें कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है और टेक्निकली स्टॉक एक री रेटिंग कैंडिडेट है। ये री रेटिंग कैंडिडेट है, मार्केटर फंडामेंटली भी और मार्केटर टेक्निकली भी। तो आज देखना होगा बाजार के मूड सुधरने के साथ स्टॉक कितना सुधरता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। एक पिक आपकी शायद बाकी रहेगी आशीष, अपोलो टायर्स खरीदना चाहते हैं। देखिए जी, इस स्टॉक के अंदर में क्लियरली एक स्ट्रेंथ और इसमें नहीं पूरे ओवरऑल टायर स्पेस में हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है, चाहे वो एमआरएफ हो, सीएट हो या अपोलो टायर्स हो। और स्टॉक ने अपने 1.25 साल के हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, मुझे लगता है काफी सस्टेन्ड है 220 के ऊपर। तो 218 के एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 238 से 242 के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अपोलो टायर्स में एक अपॉर्चुनिटी 240 के टारगेट के लिए खरीदारी की पूरी संभावना की पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन राकेश, इनफैक्ट ओएनजीसी भी आपके रेडार पर है, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? अर्शिता, जैसे आशीष भी बता रहे थे, क्रूड में टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट की कगार पर है। अगर ये $52 के मार्क को क्रूड तोड़ता है, नाइमेक्स क्रूड, तो इजीली 58 से 60 का मार्क इमीडिएटली देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन के अंदर ब्रेकआउट के बाद। ओएनजीसी को खरीदने की राय रहेगी। टेक्निकली ऑयल एंड गैस स्पेस, गेल, ओएनजीसी, ऑयल तीनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओएनजीसी को 263.50 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें 292 के टारगेट के लिए। और लास्ट एक बाय कॉल है ऑयल इंडिया पर, यहां पर भी टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 406.90 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 432 के लक्ष्य के लिए ऑयल इंडिया को बाय करें। ये आप लोगों की कौन कॉल होती है क्या पहले शो के पहले ही? देखो, दोनों ने ओएनजीसी पसंद किया, आशीष ने भी और राकेश ने भी। आईसीआईसीआई बैंक भी आशीष को बेचना है, वागले साहब को बेचना है, या सबके सिग्नल एक साथ आते होंगे चार्ट्स पे या वायदा कारोबार में। चलिए, जो भी है। तो ओएनजीसी पर हमारे एक्सपर्ट दोनों बुलिश है, आईसीआईसीआई पर हमारे एक्सपर्ट बेरिश है। मंदी की बात करें तो ये 2 स्टॉक जरूर आज ध्यान में रखिएगा। वागले साहब की ये फोटो इंटरेस्टिंग, वागले साहब फ्रेंच का काफी समय पहले की है। टीसीएस 2280 के नीचे बंद हुआ तो 2100 तक गिरेगा, ये वागले साहब कह रहे हैं। एक और स्टॉक बड़ा एक्शन में जहां शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी है येस बैंक में, और एक खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रकाश, 20 तारीख को बोर्ड बैठक है क्यूआईपी के अपडेट पर, इस पर मेरी तो नजर रहेगी। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं आई थिंक सुनना चाहूंगा आइडियली जो सेबी ने आरोप लगाया उसके खंडन का, और अगर वो नहीं होता तो उससे अच्छी खबर रहेगी कि अगला क्यूआईपी सस्ते भाव में कब आ रहा है। तो ये 2 चीज पॉजिटिव रहेंगी स्टॉक की। अगर इनमें से कुछ नहीं आया और सिर्फ एक औपचारिक तरह से, अगर राणा कपूर साहब ये कहें कि देखिए जी अभी तो मार्केट के भाव गिर गए, हम तो लाएंगे नहीं, उस समय तो हमें 1410 से नीचे ही नहीं करना था, 1350 भी नहीं करना था, अब कैसे करेंगे फिर? तो ये आपको 1080 का जो लेवल है जहां से शुरुआत की थी, 1060 या 80 जो भी है टेक्निकली, वहां तक ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो कितना और नीचे आ सकता है टेक्निकली, वो मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के उस पार शुरुआत करने वाले हैं हम भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में बताएंगे, और क्या आज कुछ रिकवरी रुपए में दिखती है या नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल की तेज गिरावट के बाद। लेकिन इसके साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट होगा, और सबसे बढ़कर 9:15 से बाजार का भरपूर लाइव एक्शन, शुरुआती कारोबार में ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।